कभी गौर किया है कि जब हम कुछ भी नहीं कर रहे होते तब हमारे अंदर कितना कुछ चल रहा होता है। हम शायद गाड़ी चला रहे हों या बस बालकनी में चुपचाप बैठे हों, शरीर एकदम शांत, लेकिन मन कभी शांत नहीं होता। हाँ, मन में एक अनवरत बातचीत चलती रहती है। ऐसा लगता है जैसे भीतर कोई अदृश्य इंजन है जो हमेशा चालू रहता है, एक बैकग्राउंड संगीत की तरह। हाँ, और ये अनुभव लगभग हर इंसान का है। हम इसे इतना सामान्य मान लेते हैं कि इस पे ध्यान भी नहीं देते। बिल्कुल। लेकिन विज्ञान जब इस आंतरिक दुनिया में झांकता है तो इसी अदृश्य इंजन को एक नाम देता है डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क। डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क। हाँ, और ये नाम ही बहुत कुछ कहता है। यह दिमाग की डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। जब आप सचेत रूप से किसी काम पे ध्यान नहीं लगा रहे होते तो दिमाग अपने आप इस मोड में चला जाता है, मतलब एक ऑटो पायलट मोड। तो आज की हमारी पड़ताल इसी ऑटो पायलट पे है। मन का ये ऑटोमेटिक मोड आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ बेतरतीब विचारों का जमघट है या इसके पीछे कोई गहरा मकसद है? हम आज ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये हमारी पर्सनल कहानी, हमारी मैं की कहानी कैसे गढ़ता है, और सबसे ज़रूरी, इसके साथ हमारा रिश्ता हमारे सुकून और बेचैनी को कैसे तय करता है। बिल्कुल, और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सिर्फ एक न्यूरोलॉजिकल प्रक्रिया नहीं है। ये वो कारखाना है जहां हमारी पहचान की कहानी दिन रात लिखी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बुनियादी सवाल से। ये नेटवर्क सक्रिय कब होता है? जैसा आपने कहा, जब हम ऑटो पायलट पर होते हैं। हाँ। जैसे सुबह ब्रश करना या वो रास्ता जिस पे रोज ऑफिस जाते हैं। शरीर तो काम कर रहा होता है पर मन आजाद होता है। और फिर शुरू होता है वो विचारों का फिसलना। हाँ। कल की मीटिंग की चिंता, 10 साल पुरानी कोई याद, आगे क्या करना है उसकी प्लानिंग, एक विचार से दूसरा, दूसरे से तीसरा। और ये एक बहुत ही दिलचस्प प्रयोग है जिसे कोई भी इसी वक्त महसूस कर सकता है। बस एक पल के लिए रुके और अपने मन की स्क्रीन पर देखें क्या चल रहा है। बहुत संभावना है कि जो विचार चल रहे हैं वे इस क्षण के बारे में है ही नहीं। वे या तो अतीत की किसी गली में घूम रहे हैं या भविष्य के किसी चौराहे पर खड़े हैं। बिल्कुल। ज्यादातर समय जवाब यही होता है। मन या तो पीछे भाग रहा है या आगे, और शायद यही इस नेटवर्क का मुख्य काम है, अतीत और भविष्य के बीच एक पुल बनाए रखना। हाँ, ये एक कथावाचक है। एक कथावाचक जो हमें लगातार हमारी अपनी कहानी सुनाता है। हम कौन थे, हमारे साथ क्या क्या हुआ, हमसे क्या गलतियां हुई, हमें क्या करना चाहिए था जो हमने नहीं किया। हाँ, हमारी जीवनी का एक कच्चा चिट्ठा जो लगातार एडिट होता रहता है। और उस कहानी का दूसरा पहलू भी उतना ही शक्तिशाली है, जो भविष्य की ओर इशारा करता है। अच्छा, ये लगातार संभावनाएं और चिंताएं बुनता है। अगर ऐसा हो गया तो मुझे वो कह देना चाहिए, कहीं कुछ बिगड़ ना जाए। ये एक सिमुलेशन मशीन की तरह है। हाँ, एक सिमुलेशन मशीन जो भविष्य के अनगिनत संस्करण चलाकर देखती है, जिनमें से ज्यादातर नकारात्मक होते हैं। एक ऐसा कथावाचक जो कभी चुप नहीं होता। यहीं पर मुझे लगता है मूल समस्या की जड़ें दिखाई देने लगती हैं। समस्या शायद ये नेटवर्क खुद नहीं है। नहीं, नेटवर्क नहीं है। समस्या तब शुरू होती है जब हम इस कथावाचक की आवाज को अपनी असली पहचान मान लेते हैं। हम ये सोचने लगते हैं, मैं ऐसा ही हूं, मैं बहुत ज्यादा सोचता हूं, मैं एक चिंतित इंसान हूँ। हाँ, हम उस कहानी को इतना सुनते हैं कि हम खुद कहानी के किरदार बन जाते हैं, ये भूलकर कि हम कहानीकार भी हो सकते हैं। ये एक बहुत ही गहरा अंतर है। ये नेटवर्क आप नहीं है, ये आपके भीतर का एक ऑटोमेटिक सिस्टम है, एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो लाखों सालों के विकास का नतीजा है। मतलब ये हमें मदद करने के लिए बना है। हाँ, हमें योजना बनाने, सीखने और सामाजिक संबंध बनाने में मदद करने के लिए। ये एक औजार है, पर दिक्कत तब होती है जब औजार अपने मालिक पर हावी हो जाता है। जब हम ये भूल जाते हैं कि हम हथौड़ा नहीं बल्कि हथौड़े का इस्तेमाल करने वाले हैं। बिल्कुल। लेकिन हम में से कई लोगों के लिए ये मालिक जैसा ही महसूस होता है ना, एक ऐसी आवाज जो कभी चुप नहीं होती और लगातार चिंता पैदा करती है। मुझे लगता है कि कई लोग इस अनुभव से जुड़ पाएंगे जहां मन बस दौड़ता रहता है बिना रुके, बिना थके। तो जब ये ऑटोमेटिक मोड जरूरत से ज्यादा सक्रिय हो जाता है तो इसका हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है? यहाँ विज्ञान और हमारे रोजमर्रा के अनुभव के बीच एक बहुत गहरा संबंध दिखाई देता है। जब ये नेटवर्क अतीत की कहानियों में बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाता है, मतलब पुरानी यादें, गलतियां, पछतावे। हाँ, जब व्यक्ति इन सब के लूप में फंस जाता है तो ये डिप्रेशन के लिए एक उपजाऊ जमीन तैयार करता है। व्यक्ति को लगता है कि वो अतीत की एक दलदल में फंसा हुआ है और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है।
रिसर्च में तो एक और बात सामने आई है ना, कि डिप्रेशन से जूझ रहे लोगों में ये नेटवर्क सिर्फ ज्यादा सक्रिय ही नहीं होता, हाँ, बल्कि ये भविष्य के बारे में सकारात्मक सोचने की क्षमता को भी एक तरह से हाईजैक कर लेता है। बिल्कुल सही। मन सिर्फ अतीत के पछतावों को दोहराता है, भविष्य की उम्मीदों को नहीं बुन पाता। एक तरह का मानसिक लूप बन जाता है जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल लगता है। और एंजाइटी का क्या? जब यही नेटवर्क भविष्य की ओर बहुत ज्यादा दौड़ता है, क्या होगा, कैसे होगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये एंजाइटी, डर और बेचैनी को जन्म देता है। हम मन में ही उन चीजों से जूझते रहते हैं जो अभी हुई भी नहीं है। हाँ, मन में ये काल्पनिक प्रेजेंटेशन 100 बार दे देते हैं या एक मुश्किल बातचीत को 1000 बार दोहराते हैं और हर बार एक बुरे नतीजे की कल्पना करते हैं। तो एक तरफ डिप्रेशन है जो अतीत में खींचता है, और दूसरी तरफ एंजाइटी जो भविष्य में धकेलती है। सतह पर तो ये दोनों बिल्कुल अलग लगते हैं। हाँ, जैसे दो अलग अलग बीमारियां। लेकिन अगर हम गहराई में देखें तो क्या इनकी जड़ एक ही है? जो बात यहाँ फैसिनेट करती है वो यही है, इनकी जड़ एक ही है। दोनों ही अवस्थाओं में एक चीज समान है। क्या? वर्तमान क्षण से अनुपस्थिति। वर्तमान क्षण से अनुपस्थिति। हाँ, दोनों ही हालतों में व्यक्ति यहाँ और अभी में मौजूद नहीं होता। मन या तो वहां होता है जो बीत चुका है, या वहां जो अभी आया नहीं है। वर्तमान का जो मैदान है वो खाली रह जाता है। तो दोनों ही मामलों में जड़ है वर्तमान से दूर होना। ऐसा लगता है जैसे मन एक टाइम मशीन बन गया है जिसमें सिर्फ 2 ही बटन हैं, अतीत और भविष्य। और अभी का बटन है ही नहीं, या शायद वो खराब हो गया है। क्या बढ़िया रूपक है। और विज्ञान भी यही इशारा करता है। अगर समस्या उस टूटी हुई टाइम मशीन में है तो समाधान उसे बंद करने में नहीं, बल्कि अभी का बटन इंस्टॉल करने में है। बिल्कुल। और इसी समझ से एक नया रास्ता खुलता है। तो एक स्वाभाविक सवाल उठता है, अगर हम इस ऑटोमेटिक टाइम मशीन में फंसे हुए हैं तो क्या इससे बाहर आने का कोई तरीका है? क्या हम हमेशा इसके यात्री बने रहने के लिए मजबूर हैं? यहीं पर आकर मुझे लगता है आधुनिक न्यूरोसाइंस और हजारों साल पुरानी आंतरिक साधनाएं एक ही बिंदु पर मिलती हैं। हाँ, बिल्कुल मिलती हैं। जब वैज्ञानिकों ने लंबे समय से ध्यान का अभ्यास करने वाले लोगों के ब्रेन स्कैन का अध्ययन किया तो एक बहुत दिलचस्प पैटर्न सामने आया। क्या था वो? उनके दिमाग में डिफॉल्ट मोड नेटवर्क की जो बेसलाइन हाइपर एक्टिविटी थी वो बहुत कम थी। जब वे कुछ नहीं कर रहे थे तब भी उनका दिमाग शांत था। ऐसा था जैसे उस अंदरूनी इंजन का शोर कम हो गया हो। इसका मतलब समझना बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि उनके मन में विचार आने बंद हो गए होता है, जिसे कुछ परंपराओं में साक्षी या विटनेस का अनुभव कहा गया है। साक्षी? अब आप विचार नहीं हैं, आप विचारों को देखने वाले बन जाते हैं। आपके और आपके विचारों के बीच एक छोटी सी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण दूरी पैदा हो जाती है। जैसे आप एक नदी के किनारे बैठकर पानी के बहाव को देख रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। आप भाव नहीं हैं, आप देखने वाले हैं। ये एक बहुत गहरा चिंतन है कि जब कोई किसी विचार को, किसी भावना को देख रहा होता है तो वो देखने वाला कौन है? विचार बदलते रहते हैं। एक पल में खुशी का विचार, अगले पल में दुख का। भावनाएं बदलती रहती हैं, यादें आती जाती रहती हैं। लेकिन जो इन सबको देख रहा है वो स्थिर है, वो नहीं बदलता। इस बात को समझने के लिए एक और रूपक का इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए कि ये देखने वाला, ये साक्षी, एक सिनेमा हॉल का पर्दा है। अच्छा। और डिफॉल्ट मोड नेटवर्क उस पे लगातार एक फिल्म चला रहा है। कभी दुख की, कभी सुख की, कभी डर की। फिल्म बदलती रहती है लेकिन पर्दा वही रहता है। पर्दा वही रहता है। ध्यान उस फिल्म से ध्यान हटाकर पर्दे पर लाने की प्रक्रिया है। यह एहसास कि मैं फिल्म नहीं, मैं वो पर्दा हूं जिस पर ये सब घट रहा है। तो ये सिर्फ कोई तकनीक नहीं है, ये तो पहचान में क्रांतिकारी बदलाव है। हाँ, बिल्कुल। पहले की स्थिति होती है मैं सोच रहा हूं या मैं दुखी हूं। यहाँ मैं और सोच या दुख एक ही हैं, आपस में चिपके हुए हैं। हाँ। लेकिन इस बदलाव के बाद की स्थिति होती है सोच हो रही है और मैं उसे देख रहा हूँ। दुख की एक लहर उठी है और मैं उसे महसूस कर रहा हूँ। हाँ। अब मैं और सोच के बीच एक फासला है। ये देखने वाला, ये साक्षी उस अनुभव से अलग है। यह अंतर सुनने में बहुत छोटा और शायद दार्शनिक लग सकता है, लेकिन इसके परिणाम बहुत गहरे हैं। जब ये बदलाव घटता है तो व्यक्ति हर भावना का गुलाम नहीं रहता। हर डर उसे नियंत्रित नहीं करता। अतीत की कहानियां उसे परिभाषित नहीं करती। हाँ, क्योंकि अब वो जानता है कि वो कहानी नहीं है, बल्कि कहानी को देखने वाला है। दर्द उठता है लेकिन वो मेरा दर्द की एक भारी भरकम पहचान नहीं बन जाता। डर महसूस होता है लेकिन वो मैं डरपोक हूँ का लेबल नहीं बन जाता। सही बात है। एक स्पष्टता आती है कि ये सब अस्थायी है, आने जाने वाली लहरें हैं
और मैं वो गहरा सागर हूं जिसमें ये लहरें उठ रही हैं और शांत हो रही हैं। और यहाँ एक और गहरी परत खुलती है। डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क हमेशा मैं और मेरा की कहानी बनाता है। मेरा दर्द, मेरा डर, मेरी असफलता, मेरा भविष्य, ये अहम या ईगो का मुख्य कथावाचक है। ये लगातार इस मैं को परिभाषित करता है और इसकी रक्षा करता है। तो जब ये नेटवर्क शांत होता है तो मैं की ये जोरदार चीखती हुई आवाज भी धीमी पड़ जाती है। और उस शांति में कोई नशा या उत्तेजना नहीं होता, बल्कि एक बहुत ही शांत और स्पष्ट उपस्थिति का अनुभव होता है, एक ग्राउंडेड प्रेजेंस। आप बस होते हैं बिना किसी कहानी के बोझ के। लेकिन रुकिए, क्या इसका मतलब यह है कि हमें इस डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क को पूरी तरह खत्म कर देना चाहिए? क्या ये हमारा दुश्मन है? नहीं, क्योंकि अतीत से सीखना और भविष्य की योजना बनाना भी तो जरूरी है। अगर ये कथावाचक चुप हो गया तो हम जीवन में आगे कैसे बढ़ेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। ये नेटवर्क हमारा दुश्मन नहीं है, ये हमारे लिए आवश्यक है। किस लिए? याद रखने के लिए, भविष्य की योजना बनाने के लिए, सीखने के लिए, रचनात्मक होने के लिए। ये एक बहुत शक्तिशाली और अद्भुत औजार है। तो खतरा कहाँ है? खतरा तब होता है जब ये औजार 24 घंटे चालू रहता है और ड्राइवर बन जाता है, और हम, जो असल में ड्राइवर है, वो पिछली सीट पर बैठे यात्री बन जाते हैं। हाँ, तो ध्यान या सजगता आपको वापस ड्राइवर की सीट पर बैठाती है। बिल्कुल। अब जीवन ऑटो पायलट पर नहीं चलता। आप मौजूद रहते हैं। आप तय करते हैं कि कब अतीत की यादों की लाइब्रेरी में जाना है और कब भविष्य की योजना बनाने वाले टूल का इस्तेमाल करना है। और जब काम हो जाए तो आप उन दोनों को बंद करके वापस वर्तमान में लौट आते हैं। शायद यही असली स्वतंत्रता है। यही असली स्वतंत्रता है, क्योंकि जब व्यक्ति वर्तमान में पूरी तरह मौजूद होता है तो अतीत की यादें उसे खींच नहीं सकती और भविष्य की चिंताएं उसे डरा नहीं सकती। हाँ, भीतर का जो लगातार शोर है, जो कमेंट्री चलती रहती है, वो धीमी पड़ जाती है। तो ये यात्रा मनुष्य को सिर्फ सोचने वाला, अ थिंकर होने से देखने वाला, अ सीयर बनने की ओर ले जाती है। और शायद यही वो बिंदु है जहां विज्ञान अपनी सीमा पर पहुंचता है और आंतरिक अनुभव का आकाश शुरू होता है।